अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज के इस लेक्चर में हमने देखना है कि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनाते हैं अगर गुडविल की इम्पेयरमेंट हो। यानी कि जब आपने या जब पेरेंट कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी एक्वायर की थी, उस वक्त जब गुडविल कैलकुलेट की थी और अब रिपोर्टिंग डेट पे जब गुडविल कैलकुलेट की है, तो गुडविल की वैल्यू में कमी आ गई है। यानी कि रिपोर्टिंग डेट पे गुडविल की वैल्यू कम हो गई है फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन। सो ऐसे में हम इसको कहते हैं गुडविल इम्पेयर्ड हो गई है, और फिर हम इसको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिपोर्टिंग डेट पे जब हम बना रहे होते हैं, तो इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल को हम एडजस्ट करते हैं, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फिर हम उसको कंसिडर करते हैं। अच्छा, जब हमने गुडविल कैलकुलेट की थी लेक्चर नंबर 2 में, जो कि कंसोलिडेशन से रिलेटेड था, तो हमने देखा था गुडविल कैलकुलेट करने के दो तरीके थे। एक पार्शियल गुडविल मेथड था और एक फुल गुडविल मेथड था। जो पार्शियल गुडविल मेथड था वो प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ नेट एसेट पे बेस करता था, यानी उसका जो एनसीआई हमने कैलकुलेट किया था वो प्रोपोर्शनेट शेयर पे कैलकुलेट किया था। जबकि दूसरा मेथड हमने देखा था फेयर वैल्यू पे हमने गुडविल कैलकुलेट की थी। तो इस लेक्चर में हम पहले कवर कर रहे हैं कि अगर आपने एट द डेट ऑफ एक्विजिशन गुडविल जो कैलकुलेट की थी वो प्रोपोर्शनेट शेयर पे कैलकुलेट की थी, यानी पार्शियल गुडविल कैलकुलेट की थी। सो इन द केस ऑफ पार्शियल गुडविल, only goodwill relating to parents investment is recognized, so the whole impairment loss is charged to group reserves only and does not impact NCI. तो जब आपके पास इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल आ रही हो या इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल का कोई सवाल आ रहा हो, तो आपने सबसे पहले ये चेक करना है कि एट द डेट ऑफ एक्विजिशन जो आपने गुडविल कैलकुलेट की थी वो कौन से मेथड पे कैलकुलेट की थी। पार्शियल गुडविल कैलकुलेट की थी या फुल गुडविल मेथड कैलकुलेट किया था, यानी कि प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ नेट एसेट्स था या फिर फेयर वैल्यू। सो इस लेक्चर में अभी हमने कवर करना है पार्शियल गुडविल मेथड कैलकुलेट करना है, और उसके मुताबिक जो गुडविल इम्पेयर्ड होती है उसकी एडजस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ हम ग्रुप रिजर्व्स में करते हैं, एनसीआई पे उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पे क्या फर्क आता है? गुडविल की अमाउंट डिक्रीज हो जाती है, जाहिर सी बात है इम्पेयर हो रही है, तो इम्पेयर का मतलब है गुडविल की अमाउंट इम्पेयर्ड हो जाएगी। नो इम्पैक्ट ऑन एनसीआई, जैसा कि हमने यहाँ पे जिक्र किया कि एनसीआई पे कोई इफेक्ट नहीं आता है, लेकिन ग्रुप रिजर्व्स भी क्या हो जाएंगे, डिक्लाइन हो जाते हैं, क्योंकि उस पे हम जो इम्पेयरमेंट वाली अमाउंट है वो हम माइनस कर देते हैं। इसके अलावा स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है, उस पे क्या इम्पैक्ट आता है कि ये जो आपका इम्पेयरमेंट की अमाउंट होती है, इसको हम क्या करते हैं, एडमिन एक्सपेंसेस इंक्रीज कर देते हैं। एडमिन एक्सपेंसेस इंक्रीज करने का मतलब है अल्टीमेटली प्रॉफिट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाता है। तो ये दो एडजस्टमेंट हैं जो हम करते हैं, एक यानी हम फाइनेंशियल पोजीशन में करते हैं और हम एक करते हैं स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में। यहाँ पे अब आप देखें, आपके पास एक एग्जाम्पल है जिसमें हमने डिस्कस किया हुआ है, दो कंपनी है, पाथ लिमिटेड एंड स्लॉट लिमिटेड, और फिर यहाँ पे ये डिस्कस किया हुआ है कि फर्दर आपने रिटेन अर्निंग जो है एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन वो 20,000 थी, अब यहाँ पे देखें वो कितनी है, 60,000, तो रिटेन अर्निंग का फर्क आ गया। इसके अलावा द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन रिप्रेजेंट्स फेयर वैल्यू, ये आपको फेयर वैल्यू पे अमाउंट दी हुई है। अ रिव्यू ऑफ गुडविल एट December 31st फाउंड दैट गुडविल हैड बीन impaired एंड नाउ वैल्यूड एट 55,000, और इस वक्त उसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, 55,000 है। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारा टारगेट है, हमने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के देखना है इस सवाल में कि ये कैसे बनती है, और फाइनेंशियल पोजीशन हमने बनाना है, और इससे रिलेटेड फर्दर तमाम जो हमने कैलकुलेशंस करनी है वो हमने कैलकुलेशंस करके देखनी है। तो हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम एक्सेल शीट पे चलते हैं और एक्सेल शीट हम शेयर करते हैं, दिस वन।
ये एग्जाम्पल आपके सामने है, इसमें हम वर्किंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें आपको कहा गया है कि ग्रुप स्ट्रक्चर बताया गया है। ग्रुप स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। तो वर्किंग्स हम उसी तरह करते हैं जो हमने प्रीवियस लेक्चर में की थी, और फिर यहाँ पे उन वर्किंग्स के साथ साथ जो चेंजेस होती हैं इम्पेयरमेंट की वजह से, वो हम एडजस्ट करते जाएंगे। ये इससे पहले जो लेक्चर था, लेक्चर नंबर 4, इसकी वर्किंग्स हम ले लेते हैं। क्योंकि वर्किंग्स मोर और लेस सेम ही हैं। ग्रुप स्ट्रक्चर है, ग्रुप स्ट्रक्चर इसमें यही दिया हुआ है, 80% एंड 20%। तो 80-20% हमने ग्रुप स्ट्रक्चर ले लिया है। उसके बाद नेट एसेट्स हम देख लेते हैं। नेट एसेट्स हमने किस तरह लिखने हैं, और हम एडजस्टमेंट करते जाएंगे। नेट एसेट्स में आप सबसे पहले देखें कि हमने क्या लिखना है। एक्विजिशन पे शेयर कैपिटल हम देख लेते हैं। शेयर कैपिटल हमारा आ रहा है सब्सिडरी का 20, और शेयर प्रीमियम आ रहा है 50, दिस वन। तो अब हम यहाँ पे एट द डेट ऑफ एक्विजिशन हम ले लेते हैं, क्योंकि एक्विजिशन पे कुछ नहीं सवाल में बोल रहा है, इसका मतलब है सेम होगा। तो 20,000, और शेयर प्रीमियम है 50,000। यहाँ पे भी फिर हम पोस्ट यानी एट द डेट ऑफ रिपोर्टिंग भी सेम है। तो इसका मतलब है कि पोस्ट एक्विजिशन इसमें कोई चेंज नहीं आया। रिटेन अर्निंग आप देख लीजिए। रिटेन अर्निंग शुरू में ये देखें, एट द कंपनी एक्वायर्ड व्हेन द रिटेन अर्निंग वाज 20,000। सो दिस 20,000 इज एट द डेट ऑफ एक्विजिशन, जबकि जो रिपोर्टिंग डेट है रिटेन अर्निंग 60,000 ये गिवन है, ये सामने गिवन है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, रिटेन अर्निंग जो है वो 20,000 थी, यहाँ पे 60,000 है, 60,000। तो दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, 20 में से 60 माइनस करें तो 40,000 आ रहा है। इसको हम टोटल कर लेते हैं, और टोटल जब हम करते हैं तो हमारे पास ये 90 आ रहा है, देन वी हैव 40,000, एंड अल्टीमेटली वी हैव डिफरेंस आ गया हमारे पास 1,30,000 का। तो यहाँ तक कोई मसला नहीं है, ये हमने कैलकुलेट किया। उसके बाद है द वैल्यूज ऑफ लाइबिलिटीज एंड एसेट्स इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन रिप्रेजेंट्स फेयर वैल्यू। ये फेयर वैल्यू पे दिया हुआ है। अ- अब एक इम्पॉर्टेंट लाइन आ गई है जिससे पता चलेगा गुडविल इम्पेयर्ड हो रही है। These last two lines are important. A review of goodwill on December 31st, X1 found that goodwill had been impaired and now was valued as 55,000। यानी रिपोर्टिंग डेट पे गुडविल कितनी है, 55,000 है। तो हमें नहीं पता कि एक्चुअली एक्विजिशन डेट पे गुडविल कितनी थी, लेकिन अभी 55,000 है। तो हमारा जो नेक्स्ट काम है, जो हमने नेक्स्ट स्टेप लेना है, वो हमने नेक्स्ट स्टेप ये लेना है कि हमने रिपोर्टिंग डेट वाली जो गुडविल है 55,000, तो हमने ये देखना है कि एक्विजिशन डेट पे हमारी गुडविल कितनी थी। सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं गुडविल की कैलकुलेशन। गुडविल की कैलकुलेशन किस तरह से हम करेंगे कि अब देखिए यहाँ पे हम लेते हैं इन्वेस्टमेंट। ये एसएल लिमिटेड है, बाय पेरेंट कंपनी एसएल लिमिटेड ने कितनी की, 142। दिस 142 ये नजर आ रहा है यहाँ पे लिखा हुआ। तो हम यहाँ पे कितना ले लेंगे, इन्वेस्टमेंट 142,000। उसके बाद एनसीआई का प्रोपोर्शनेट शेयर हम कैलकुलेट करते हैं एनसीआई का, यानी कि एट द डेट ऑफ एक्विजिशन जो टोटल एसेट्स हैं वो 90,000 है। दिस 90,000 मल्टीप्लाई बाय कितने परसेंट जो है वो शेयर है एनसीआई का। एनसीआई का शेयर हमारे पास है 20%। 20% हम लिख लेते हैं। 90,000 का जब हम 20% निकालेंगे तो हमारे पास आ जाता है 18,000।
तो ये हमने 18,000 लिख लिया, इसको हम ऐड कर लेते हैं और फिर हम इसमें से नेट एसेट्स एट द डेट ऑफ एक्विजिशन जो कि हमारे पास आ रहे हैं 90,000, तो हम ये माइनस कर देंगे। तो 90,000 माइनस करके हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो गुडविल एट द डेट ऑफ एक्विजिशन आ रहा है। तो इसको हम लिख लेते हैं, गुडविल एट द डेट ऑफ एक्विजिशन हम लिख लेते हैं। ये हमने किया, यहाँ से हम ये साइन इसमें चेंज कर देंगे। अ, तो इसको हम कहेंगे गुडविल एट एट एक्विजिशन, यानी जब आपने एक्वायर किया था तो गुडविल थी। तो यहाँ पे फिर हम लेस करेंगे, लेस इम्पेयरमेंट। गुडविल की इम्पेयरमेंट कितनी हुई एट द डेट ऑफ एक्विजिशन? जब आपने खरीदा था तो 70 था, अभी कितना है 55,000, तो गुडविल की इम्पेयरमेंट हो गई 15,000, यानी हम इसमें से माइनस कर देंगे 15,000। तो अब यहाँ पे गुडविल आपकी आ रही है जो कि नेट गुडविल है। अब ये एक्विजिशन नहीं है, रिपोर्टिंग डेट आपकी गुडविल इम्पेयरमेंट के बाद आ रही है। आप इसको अगर आप सम कर लें तो 55,000 आ जाएगी और ये वही गुडविल है जो आपको बताई गई है सवाल में कि इस वक्त गुडविल की वैल्यू क्या है। दिस वन, ये आप चेक करें, दिस 55,000 कि गुडविल हैड बीन इम्पेयर्ड एंड नाउ वैल्यूड एट। तो हमने यहाँ पे जो गुडविल निकाली ये अब की वैल्यू है, यानी रिपोर्टिंग डेट की वैल्यू है 15। दिस इज इम्पोर्टेंट, ये जो 15,000 है ये हमने इम्पेयरमेंट निकाली है गुडविल की। तो ये इम्पेयरमेंट आगे स्टेटमेंट ऑफ जब आप बनाएंगे कॉम्प्रिहेंसिव इनकम उसमें भी इसी तरह से एडजस्ट की जाती है, यानी एडमिन एक्सपेंस में ऐड हो जाती है, या फिर हम इसको ऐड करते हैं ग्रुप रिजर्व में एडजस्ट करते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास जो इसकी वर्किंग आ रही है, नेक्स्ट वर्किंग हम देखते हैं। नेक्स्ट वर्किंग है नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करते हैं, और हमारे पास जो एनसीआई नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट करना है वो किस पे हमने कैलकुलेट करना है, 90,000 का 20%। तो 90,000 का 20% जो आ रहा है वो 90,000 इंटू 20% वो आ रहा है 18,000। ये हमने कैलकुलेट किया। शेयर ऑफ पोस्ट रिक्विजिशन, ये देखें यहाँ पे 40,000 का फायदा हो रहा है, या पोस्ट एक्विजिशन जो प्रॉफिट उसने बनाया 40,000 बनाया है, तो यहाँ पे हम 40,000 लिख लेंगे और 40,000 का हम ले लेंगे 20% जो कि आ रहा है 8,000। तो ये 8,000 हो गया। इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमारा नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट आ जाएगा जो कि 26,000 आ रहा है। आखिर में हम ग्रुप रिजर्व्स कैलकुलेट करते हैं, और ग्रुप रिजर्व्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसमें हम जो इम्पेयरमेंट हुई है इम्पेयरमेंट को भी हम एडजस्ट करेंगे। और इम्पेयरमेंट हम कैसे एडजस्ट करेंगे वो हम देखते हैं। पेरेंट्स रिटेन अर्निंग, ये देखें ये पेरेंट रिटेन अर्निंग कितनी नज़र आ रही है, ये पेरेंट्स की बैलेंस शीट है 4 लाख। तो यहाँ पे हम पेरेंट्स रिटेन अर्निंग कितनी लिख देंगे, 4 लाख। उसके बाद पोस्ट रिजर्व है ये 40,000 का हम निकालेंगे, यानी 40,000 का हम 80% निकालेंगे। सो 40,000 का हम 80% निकालते हैं जो कि 32,000 आ रहा है। और फिर हम यानी कि इसको एडजस्ट करेंगे। इसको किस तरह से एडजस्ट करेंगे, यहाँ पे हम अ, साथ में ही इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल भी हम एडजस्ट कर देते हैं। यहाँ पे हम लिख देंगे इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल, और ये हम क्या करते हैं लेस। इम्पेयरमेंट हमने अभी कैलकुलेट की है 15,000। कहाँ पे हमने कैलकुलेट की है, ये येलो पोर्शन आप देखें, ये हमने इम्पेयरमेंट कैलकुलेट की है 15,000। तो ये हम लेस कर देंगे तो हमारे पास ग्रुप रिजर्व्स आ जाएंगे, और ग्रुप रिजर्व की अमाउंट जो हमारे पास आ रही है 4,17,000 आ रही है। और 4,17,000 हमने कैसे कैलकुलेट की, ये इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल की हमने एडजस्टमेंट की यहाँ पे
उसके बाद हमारे पास आ रही है। तो ये हमने वही कैलकुलेशंस की हैं, इन कैलकुलेट जो भी हमने लास्ट लेक्चर नंबर लास्ट जो कि हमारा था उसमें हमने किया था, जिसमें हमने कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाई थी। बस फ़र्क क्या है दोनों कैलकुलेशन में, हमने यहाँ पे सबसे पहले गुडविल में इम्पेयरमेंट गुडविल हमने ऐड की, तो ये जो गुडविल आई है, ये आई है गुडविल एट रिपोर्टिंग डेट। ये हमने सीखा है। और हमने नया काम ये देखा है कि ग्रुप रिजर्व में से भी इम्पेयरमेंट हम लेस कर देते हैं। अब हम देखेंगे कि हम फाइनेंशियल या बैलेंस शीट हम कैसे बनाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो हम कंपनी का नाम लिखते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, और हम ये बना रहे हैं एज ऑन दिसंबर 31st 20x1 को हम बना रहे हैं। तो हम इसी तरह से लेंगे। सबसे पहले हम ले लेते हैं नॉन करंट एसेट्स, और नॉन करंट एसेट्स में हम लेते हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, और ये ऐड हो जाता है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। और ये ऐड किस तरह से हो जाएगा कि दोनों के एसेट्स हम ऐड कर देंगे 408,000 प्लस 1 लाख। उसके बाद इन्वेस्टमेंट हम नहीं लिखते हैं, हम लिखेंगे गुडविल। और गुडविल हम कौन सी लिखेंगे, रिपोर्टिंग डेट वाली, यानी कि रिपोर्टिंग डेट पे हमारी जो गुडविल थी वो कितनी है 55,000। तो हम यहाँ पे 55,000 कंसिडर करेंगे, और हम यहाँ पे लिख देंगे गुडविल। इन सब को हम पहले ही ओके, सो 55,000 गुडविल हो गई। उसके बाद हमारे पास है करंट एसेट्स, और करंट एसेट्स हम ऐड कर देंगे 1,20,000 एंड 40,000, यानी 120 प्लस 40,000। तो ये हमारे पास करंट एसेट्स आ गए, और इनको अब हम ऐड कर लेंगे तो एसेट साइड कंप्लीट हो जाएगी। इनको हम ऐड करके और क्लोज कर देते हैं। तो ये हमारी एसेट साइड हो गई। इक्विटी साइड पे हम देखते हैं हमारे पास इक्विटी में क्या मौजूद है, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, उसके बाद है रिटेन्ड अर्निंग्स, और हम लिखते हैं साथ में नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। सो शेयर प्रीमियम शेयर कैपिटल सिर्फ और सिर्फ हम लिखते हैं पेरेंट कंपनी का 1 लाख 1 लाख। तो यहाँ पे हमने लिखा 1 लाख, फिर 1 लाख, और रिटेन अर्निंग हमने कैलकुलेट की हुई है 4,17,000। तो यहाँ पे हम 4,17,000 इसको ग्रुप रिजर्व या वो कहें नॉन कंट्रोलिंग भी हमने कैलकुलेट किया हुआ है। नॉन कंट्रोलिंग हमने कहाँ कैलकुलेट किया हुआ है, दिस वन 26,000। तो ये हम 26,000 लिख देंगे। और फिर हमारे पास बैंक लोन या लाइबिलिटीज हैं, और बैंक लोन हम दोनों का ही लेते हैं, ऐड करते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 70,000, और इसमें हम प्लस कर देंगे सब्सिडरी का 10,000। तो ये हमारी टोटल लाइबिलिटीज आ गई। इन सब को हम ऐड कर लेते हैं तो हमारी इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड आ गई, जो कि इक्वल आनी चाहिए है, और इक्वल आ रही है दोनों साइड। सो ये हमारी थी कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। आज के लेक्चर में एक और हम इम्पेयरमेंट के बाद देखेंगे कि हम जो है वो क्या चीज़ कैसे बनाते हैं, हम किस तरह से एडजस्ट करते हैं अपनी
स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। तो हम स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम की हम देखते हैं एडजस्टमेंट कैसे करते हैं, एंड दैट्स इट। इसकी हम प्रैक्टिस करते हैं। So Pool Limited acquired 80% of Soul Limited 3 years ago. Goodwill on the date of acquisition was 2 lakh 200,000, यानी कि जब acquired की थी तो goodwill आपकी 2 lakh थी. The annual impairment test on goodwill has shown it to have a recoverable amount only 1,75,000. Thus it was written down to 25,000. यानी कि 2 लाख इसकी पहले अमाउंट थी गुडविल की जब एक्वायर किया था। जब हम आप इसको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन या स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम या फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं तो जो गुडविल की अमाउंट है वो 175 है। तो इसका मतलब है कि गुडविल इम्पेयर्ड हो गई है, और कितनी इम्पेयर्ड हो गई है? बाय 25,000 से गुडविल कम हो गई है। तो अब हम देखते हैं कि इसका इम्पैक्ट जो है वो इनकम स्टेटमेंट पे क्या आता है। तो हम कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बनाते हैं। पूल लिमिटेड कंपनी का नाम हमने लिखा, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम लिखा, और फिर हम डेट लिख देंगे एज ऑन 31st December 20x1। और इसका तरीका क्या है? आपके पास रेवेन्यूज है, इसमें से आप लेस कर देंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स, आपके पास आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। सो हमारे पास हम रेवेन्यू कंबाइन कर देते हैं, और हम इसको कैसे लिखते हैं? यहाँ पे हम ओके। सो रेवेन्यूज कैसे हम कंबाइन कर देते हैं? दोनों में आप देखिए 8 लाख एंड 4,20,000। सो 8 इसमें प्लस कर देंगे 4,20,000, तो ये आपका रेवेन्यू आ गया। इसी तरह कॉस्ट ऑफ सेल्स है। कॉस्ट ऑफ सेल्स हम क्या करेंगे? हमारे पास हम ये माइनस कर देंगे। कैसे हम माइनस करेंगे? 3 लाख और 2,20,000। सो ये हम माइनस कर देंगे, हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ये लाइन हम ड्रॉ कर देते हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब हम माइनस करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब इसमें एडमिन एक्सपेंस अलग से नहीं दिए हुए, तो इसका मतलब है कि जो इम्पेयरमेंट है, क्योंकि इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल हम लेस करते हैं एडमिन एक्सपेंसेस में से, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस में से ही हम लेस कर देते हैं। अदरवाइज इन्होंने अगर अलग अलग दिए होते, यानी डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग, मार्केटिंग, एडमिन, तो हम एडमिन में हम उसको दिखाते। तो अब यहाँ पे हम इसको अलहदा से दिखा देंगे, यानी कि तमाम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का ये हिस्सा बन जाएगा। और किस तरह हिस्सा बनेगा? यहाँ पे देखें 173 163, तो 173 प्लस 163, और हम क्या प्लस कर रहे हैं? हमारा इम्पेयरमेंट। तो हमारा इम्पेयरमेंट लॉस जो आ रहा है वो अभी हमने कैलकुलेट किया था, ये सामने मौजूद है 25,000, तो हम 25,000 भी इसमें शामिल कर देंगे। तो ये हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ गए टोटल, इंक्लूडिंग इम्पेयरमेंट लॉस। तो फिर हमारे पास ये आपका नेट प्रॉफिट आ गया। सो नेट प्रॉफिट आपके पास आ गया। हम इसको क्लोज कर देंगे और यहाँ पे लिख देंगे हम नेट प्रॉफिट, और हम दिखा देंगे प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू, यानी ये प्रॉफिट किसको जाएगा? पेरेंट को जाएगा, और ये जाएगा
नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट को। सो जो टोटल आपका प्रॉफिट आ रहा है, वो टोटल प्रॉफिट आपका कितना आ रहा है? 3,39,000। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट कैसे आप कैलकुलेट करेंगे? यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट यानी कि ये जो सब्सिडरी का इंटरेस्ट है, ये सब्सिडरी का जो प्रॉफिट है वो कितना आ रहा है? वो 37,000 आ रहा है। इसका अगर हम कैलकुलेट कर लें 20%, तो ये नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट हो जाएगा, जो कि 7,400 आ रहा है। तो पेरेंट का इसमें कितना शेयर हो जाएगा? पेरेंट का शेयर सिंपल, कि टोटल जो प्रॉफिट आ रहा है 3,39,000, इसमें से हम माइनस कर देंगे नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, तो पेरेंट का शेयर आ जाएगा दिस वन। सो ये हमारा था। अगर इम्पेयरमेंट हो जाए, गुडविल में कमी आ जाए, तो हम बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं, और फिर हम इनकम स्टेटमेंट दोनों हम कंसोलिडेटेड कैसे बनाते हैं। और हमने ये डिस्कस किया था कि इसकी एडजस्टमेंट होती है, और इसकी एडजस्टमेंट किस तरह से होती है? इसकी एडजस्टमेंट हमने देखी थी, दो तरह से होती है। हम बैलेंस शीट में भी करते हैं, और फिर हम उसके बाद इसकी एडजस्टमेंट हम यानी कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में गुडविल की नेट अमाउंट डिक्रीज हो जाती है, और ग्रुप रिजर्व भी डिक्रीज हो जाता है। और जो कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है, उसमें हम क्या करते हैं? एडमिन या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को बढ़ा देते हैं, यानी अल्टीमेटली प्रॉफिट कम हो जाता है। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर हमारा लास्ट लेक्चर गुडविल का होगा, जिसमें हम एक प्रॉपर कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल करेंगे, एक सवाल होगा डिटेल में, और फिर हमने देखना है कि इम्पेयरमेंट आपकी अल्टीमेटली किस तरह से दोनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इम्पैक्ट करती है। सो दैट्स इट क्लास, टेक केयर।